हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 865 से आगे बढ़ेंगे, जो कि रेलवे एनटीपीसी में सवाल पूछे गए हैं, जेई में पूछे गए हैं और रेलवे ड्राइवर यानी कि एएलपी में सवाल को आए हुए हैं। तो फिजिक्स का चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो या चाहे जनरल क्वेश्चन हो, तो सारे के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 865 पर। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि की लाउडनेस या सॉफ्टनेस को निर्धारित करता है, यानी कि ध्वनि मुलायम भी हो और ध्वनि क्या हो, कठोर भी। लाउडनेस यानी कि ज्यादा आवाज हो और कम भी आवाज हो। तो हम लोग को पता है ये आयाम इसको निर्धारित करता है कि ध्वनि कितनी ज्यादा उच्ची है और ज्यादा कितना क्या है, कम है। तो ये सवाल आपका आरआरबी जेई 24/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 866। निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है। आप देखिए यहाँ पर एक बात बताते हैं, यहाँ पे समय का जिक्र हुआ, तो समय तो जान रहे हैं कि समय तो हम लोग का एक नजर आ रहा है कि आप आवर्त काल ठीक कीजिए, क्योंकि आवर्त काल समय से ही संबंधित है। दूसरा अगर आप प्रश्न इसमें बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी आते हैं कि जो आवर्त काल है यानी कि टी जो है, ये आप बोल सकते हैं आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति को हम लोग छोटी एफ से डिनोट करते हैं और टी हो गया आवर्त काल, तो ये इसका उल्टा होता है। इसका मीनिंग हो गया, अगर आवृत्ति का मान घटेगा तो आवर्त काल का मान बढ़ेगा, और अगर आवृत्ति का मान बढ़ा तो आवर्त काल का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों? चूंकि जो आवर्त काल है फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। आप बोल सकते हैं T = 1/f है। इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ से सवाल आते हैं कि आवृत्ति का मान बढ़ाने पर आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो जब आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो आवर्त काल का मान घटेगा। ये प्रश्न आपका आरआरबी जेई 24/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 867। एक अलग प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच कितने न्यूनतम समय अंतराल की आवश्यकता होती है। आपसे बोला न्यूनतम समय अंतराल, तो ये तो सबको पता है कि हम किसी भी चीज को हमारे आंखों पर या कानों पर जो प्रभाव पड़ता है 1/10 सेकेंड। 1/10 सेकेंड का मीनिंग क्या हो गया, नीचे एक जीरो है तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे 0.1 सेकेंड इसका हमको आवश्यकता पड़ेगा। इसका मीनिंग है कि ये ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर सही होगा। अब दो चार बात और भी इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करें पहला पॉइंट कि ध्वनि का जो प्रतिध्वनि सुनेगा, ध्वनि के परावर्तन के कारण ध्वनि के परावर्तन
के कारण सुनाई देती है। ये एक घटना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप तभी तक आप ध्वनि सुन सकते हैं जब ध्वनि का क्या होगा, परावर्तन होगा। दूसरा, अगर हम इससे पॉइंट की बात करें कि ध्वनि को मापते किसमें, डेसिबल में। आप बोल सकते हैं ध्वनि की माप डेसिबल में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। और अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो जो प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगा उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसका मतलब हो गया प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और जो वो प्रतिध्वनि जो जिससे दीवार है टकरा के आवेगा, इन दोनों के बीच का दूरी, ये मान चलिए कि श्रोता है, ये श्रोता, श्रोता और दीवार के बीच, तो श्रोता और दीवार के बीच में जो न्यूनतम डिस्टेंस होगा, ये मान चलिए कोई व्यक्ति है, ये मान चलिए कोई दीवार है, इन दोनों के बीच का जो न्यूनतम डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। जब आप इसको 17.2 मीटर का दोनों बीच डिस्टेंस होगा तो आपका प्रतिध्वनि बनेगा। ये आप देखिए आरआरबी जेई 25/5/2019 का ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 868, कौन सा ग्रीक अक्षर तरंगदैर्घ्य को दर्शाता है? कि अभी तो इसका हम लोग जिक्र किए थे कि तरंगदैर्घ्य को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। यहाँ देखिए लैम्डा आपको दिया हुआ है ना, ये कौन सा अक्षर है, तो ये ग्रीक अक्षर है। ये आपका सवाल देखिए आरआरबी जेई 26/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर में पूछा गया था। कोई कठिन सवाल तो नहीं है, बहुत इजी सवाल, आपको सिर्फ जानना था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 869 पर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं एक फिगर से, तो आपको पता चल जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं क्या है। अगर हम बात करें तो ध्वनि का तरंग कैसे चलता है, ये ऐसे चलता है, ये तरंग के रूप में ऐसे ध्वनि चलती। तो ये नीचे वाला जो भाग होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं गर्त, और जो ऊपर वाला भाग है जैसे इस वाला भाग को, इसको हम कहते हैं श्रृंग। तो अब देखिए आपका ऑप्शन में क्या पूछा और आंसर आप मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर आप क्या टिक कर लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप समझ जाइए तो क्वेश्चन बिल्कुल क्या इजी है। तो यहाँ कह रहा है सबसे निचले भाग को, देख लीजिए निचले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, गर्त। अगर ऊपरी भाग को कहता तो हम लोग क्या टिक कर लेते, श्रृंग टिक कर लेते, सिंह। तो ये सवाल देखिए आपका आरआरबी जेई 26/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 870, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और आवर्तकाल T के बीच का क्या संबंध है? अभी तो हम लोग बोल रहे थे वहां आवृत्ति को छोटी f से दर्शाया था, यहाँ आवृत्ति को v से दर्शा दिया। इसका मतलब हम लोग को पता है कि आवृत्ति बराबर कितना था,
आपको मालूम है कि आवृत्ति बराबर आवृत्ति जो है इसका व्युत्क्रम था किसका? आवर्तकाल का। इसका मतलब 1/, आवर्तकाल, आवर्तकाल। अब यहां से देख लीजिए आवृत्ति को डिनोट किससे किया है? यहां से बोल रहा है आवृत्ति को भी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भी। यहाँ 1 आवर्तकाल को किससे डिनोट किया है? टी से। इसका मतलब है कि आप बोल सकते हैं v बराबर 1/t होगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जनरली आवृत्ति को हम लोग छोटी f से डिनोट करते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं, और जो वेग होता है उसको हम लोग v से डिनोट करते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ प्रश्न में बोल दिया है कि आवृत्ति हम v लिए, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा v बराबर 1/t होता है। यहाँ भी वही बात है, अगर v का मान बढ़ेगा t का मान घटेगा, v का मान घटेगा तो t का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मीनिंग है आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये पेपर में आपका आरआरबी जेई 27/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट पे ये सवाल पूछा गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 871। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? यानी कि अगर हम यहाँ से आवाज लगा रहे हैं तो वो हॉल से टकराकर हमारे पास ध्वनि वापस आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? तो ध्वनि का जो होता है उसको हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अगर आपको प्रतिध्वनि नहीं सुनना है हॉल में, तो आप क्या कीजिए, हॉल में कुछ सामान को रख दीजिए, उसका जो डिस्टेंस है थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, यानी तो हॉल के बीचे बीच एक पर्दा लगा दीजिए, फिर आपको ध्वनि वापस नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ध्वनि नहीं सुनना है तो कुछ ना कुछ आप सामान को हॉल में क्या कीजिए, भर दीजिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका आरआरबी जेई 27/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 872। ध्वनि की इनमें से कौन सी विशेषता हमें समान पिच और तीव्रता वाली ध्वनियों को अलग करने में सक्षम बनाती है? पहला आवर्तकाल, दूसरा तरंग का वेग, तीसरा आवृत्ति, चौथा ध्वनि की विशेषता या गुण। तो इस प्रश्न का ऑप्शन आप डी लगाइएगा कि ध्वनि की एक विशेषता होती है, ये एक विशेष प्रकार की गुण होती है। अब थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं, आपकी आवाज मोटी या पतली कैसे होगी? जिसका आवृत्ति उच्च होगा, नोट में लिखते हैं, आवृत्ति उच्च। अगर आवृत्ति उच्च है तो आप तारत्व भी उच्च होगा, और तारत्व अगर उच्च है इसका मीनिंग है कि आपका जो ध्वनि है तीक्ष्ण है, पतली है। ध्वनि क्या है? पतली है। आपका ध्वनि पतली है। पतली किस पर होगा? तारत्व पर होगा। अगर तारत्व हो, और दूसरा पॉइंट यही बोल सकते हैं, अगर आवृत्ति कम है यानी कि निम्न है, आप यहाँ पे निम्न ही लिख लेते हैं, उच्च और निम्न, तो आपका तारत्व भी निम्न होगा, तारत्व भी निम्न होगा। अब इससे क्या होगा? अच्छा, आवाजें पतली किसकी होती है? महिलाओं की, लड़की की। आप सीधा लिखिए,
लड़की की जो आवाज होती है वो पतली होती है, सुरीली होती है। इसका मीनिंग है उसका तारतम्य क्या उच्च है, आवृत्ति उसका बहुत ज्यादा, इसलिए उसका आवाज पतली है। पुरुष का तारतम्य कम होता है, इसलिए पुरुष का आवाज क्या होता है, मोटा होता है। इसका आवाज क्या होगा, मोटा होगा। क्यों मोटा होगा, क्योंकि पुरुष का तारतम्य कम है, निम्न है, इसीलिए इसका आवृत्ति भी क्या है, निम्न है। तो इस टाइप से आपका एग्जाम में सवाल आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 873, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिध्वनि को कम करने के लिए प्रयुक्त ध्वनि शोषक सामग्री का एक उदाहरण है। इसका मीनिंग क्या हो गया, हम क्या चीज अपने हॉल या रूम में लगा दें जिससे हमको प्रतिध्वनि सुनाई ना पड़े। तो अभी तो बोले थे ये तो कोई भी सामान रख दीजिए, या तो एक घेरा लगा दीजिए, पर्दी डाल दीजिए, तो कोई बोर्ड लगा दीजिए बीच में, तो उससे प्रतिध्वनि क्या हो, रुक जाएगा। तो यहाँ कह रहा है लोहा, लोहा लगाने से आपका प्रतिध्वनि नहीं रुकेगा। लोहा रखने से थोड़े, आप छड़ रख दीजिएगा रूम में तो इसका मतलब क्या, सरिया जिसको बोलते हैं, अगर सरिया रूम में रख दीजिएगा तो ही प्रतिध्वनि आवेगा। कांच रखिएगा, एक संपीड़ित फाइबर बोर्ड, आप जैसे फाइबर बोर्ड को आप बीचे बीच रख दीजिएगा तो आपका प्रतिध्वनि क्या होगा, अपने आप रुक जाएगा। ये आपका आरआरबी जेई 29/5/2019 का इवनिंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 874, निम्नलिखित में से कौन सी एकल आवृत्ति की ध्वनि है, एकल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शोर। शोर तो बहुत सारे लोग मिलकर शोरगुल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पे तो एकल होगा नहीं, शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है, तो हम लोग शोर को टिक नहीं करेंगे। ध्वनि की विशेषता या गुण, ध्वनि की विशेषता या गुण में क्या था, बहुत सारा मिक्स होता है, बहुत सारे चीज उसमें मिक्स होते हैं, इसी प्रकार हम ये भी चिन्ह नहीं मारेंगे। सुर देखिए, सुर एकल है, इसका मतलब देखिएगा जब कहीं पे संगीत बजेगा तो वहां पर एक ही लोग का आवाज होती है ज्यादातर, इसी को हम लोग कहते हैं सुर, यानी गायक का नाम देखिएगा, गायक सब वहां पे ज्यादा मिक्स गायक नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पर एकल ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या टिक करेंगे, सुर को टिक करेंगे। ये आरआरबी जेई 30/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 875 पर। लगातार दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। आप याद रखिए, विरलन मतलब क्या होता है, बहुत सारा, देखिए एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम जो कि प्रकाश से रिलेटेड है। अब यहाँ कह रहा है कि विरलन इनके ज्यादा दूर हो, दो, एक वस्तु यहाँ तो एक वस्तु यहाँ, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है थोड़ा सा ज्यादा हो, तो हम लोग उस दोनों के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग इस दोनों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। हालांकि तरंगदैर्घ्य का प्रयोग ऑप्टिक्स चैप्टर में भी है, वहां पर क्या होता है, तरंगदैर्घ्य से वेवलेंथ का हमको पता चलता है। इसका मतलब आपको पता है कि वहां पर बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से लेकर लाल रंग के तरंगदैर्घ्य तक का सवाल वहां पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ वहां भी दो तरंगों की बीच का डिस्टेंस ही पूछते हैं, यहाँ भी आपको दो लगातार दो संपीड़नों या विरलों के बीच की दूरी को पूछ रहा है, तो यहाँ भी क्या टिक करना पड़ेगा, तरंगदैर्घ्य। और ये आरआरबी जेई 31/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 876। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ध्वनि तरंग के प्रति इकाई समय में किए गए दोलनों की संख्या। यहाँ पे देखिए आपसे संख्या पूछ रहा है, तो संख्या जब भी होता है इकाई समय में उसको हम लोग आवृत्ति कहते हैं। ये प्रश्न आपका आरआरबी जेईई 1/6/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। अब ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में समय पूछता तो आवर्त काल होता, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? संख्या। संख्या नहीं, क्या? आवृत्ति। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 877। निम्नलिखित में से किस मीडियम में, मीडियम नहीं कि माध्यम में, सबसे तेज गति से ध्वनि चलती है, यानी कि ध्वनि की चाल जो है सबसे तेज किस माध्यम में होता है? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले वाले वीडियो में भी बनाए हैं, पहले वाले वीडियो में भी किए हैं। तो आप लोग को पता है कि सबसे तेज ध्वनि ठोस में चलती है, और ठोस में भी क्या, जो धातु है वो धातु में भी क्या सबसे ज्यादा जो होता है वो एल्युमिनियम धातु में इसकी चाल होती है। उसके बाद द्रव में, उसके बाद क्या आती है? गैस में। तो गैस में सबसे कम होती है। तो यहाँ पे क्या हम ऑप्शन टिक करेंगे? तो हम लोग ठोस को ऑप्शन टिक कर लेंगे। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 878। जब माध्यम का तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति डैश हो जाती है। आप यहाँ पे समझना है कि हम लोग को पता है ध्वनि की जो चाल होता है तापमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। इसका सलूशन आपको यहाँ पर हम करके देते हैं। देखिए, पता है कि ध्वनि की चाल हम लोग भी से डिनोट करते हैं। भी जो होता है तापमान के वर्गमूल के समानुपाती, इसका मतलब भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? √T लिख सकते हैं। तो अब बताइए, अगर भी बढ़ेगा तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि कम बढ़े या ज्यादा बढ़े, लेकिन बढ़ेगा तो निश्चिंत है, क्योंकि हम लोग को पता है इससे चल रहा है। तो अब यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि तापमान बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी क्या हो जाएगा? इसका चाल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। शून्य कर रहा है, ओ प्रभावित मंद शून्य तीव्र। यहाँ देखिए एक वर्ड यहाँ लिखा है तीव्र, बढ़ावा नहीं बोल रहा था, यहाँ पे आपको उसी वर्ड को बोल दिया है तीव्र के रूप में। तो इसकी चाल भी क्या हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी। ये आरपीएफ कांस्टेबल का सवाल है जो 20/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में सवाल पूछा गया था। आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 879 पर। श्रव्य सीमा से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? श्रव्य। आपको पता है कि हम लोग कल भी इसका बारे में जिक्र किए थे। श्रव्य सीमा कितना होता है? श्रव्य जो मानव सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मानव क्या करते हैं? सुन सकते हैं। और आपको ये बताना है कि इस बीच के रेंज को, इससे जो नीचे की ध्वनि है, जैसे आप इससे नीचे, इसका मतलब क्या हो गया? ओ श्रव्य सीमा, तो इसका मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे इस ध्वनि को सिर्फ और सिर्फ संचार के माध्यम में प्रयोग करते, जैसे रेडियो हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, इस समय हम लोग प्रयोग करते हैं।
तो उसको हम लोग बोलते क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इंफ्रासोनिक बोलते हैं, इंफ्रासोनिक के रूप में जाना जाता है। ये आपका देख लिया आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 880, ध्वनि के प्रसार के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए आपसे यहाँ बोल रहा है माध्यम जब उच्च होगा ना, तो हम लोग को पता है जब ध्वनि में माध्यम का घनत्व उच्च होता है, यहाँ पर लिख देते हैं माध्यम का घनत्व उच्च होने पर उसे संपीड़न कहते हैं। संपीड़न, जब घनत्व उच्च होगा तो उसको हम लोग संपीड़न कहते हैं। और जब माध्यम का घनत्व निम्न होता है क्या होगा, माध्यम का घनत्व, यहाँ पे लिख देते हैं माध्यम का घनत्व निम्न होने पर उसे विरलन कहते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अधिकतम है तो उसको हम लोग संपीड़न कहेंगे, अगर निम्नतम है यानी कम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विरलन कहेंगे। अब थोड़ा सा तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, माध्यमिक कणों के उच्च घनत्व, उच्च को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 881, इसको रफ करते हैं। अब यहां से कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की गति कितना होता है। तो ये तो आपको याद ही रहना चाहिए, 346 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। दोनों सवाल एक ही शिफ्ट में पूछेंगे और एक ही डेट में पूछेंगे और एक ही एग्जाम में भी आए हुए हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 882, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से बाधा की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। देखिए ये प्रश्न तो अभी हम लोग कराए ही हैं। अब देखिए फिर से ये आपका अलग शिफ्ट में सवाल आ चुका, तो ये तो हम लोग कराए हुए हैं। आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग पे छोड़ते हैं, आप इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। आप देख लीजिए आपका ये पेपर आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का इवनिंग शिफ्ट के ये सवाल पेपर में आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 883, डैश की घटना के कारण प्रतिध्वनि गूंज सुनाई देती है। ये भी प्रश्न आपसे हम लोग किए हुए हैं। तो कौन सी घटना था, प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन गुण काम करता है। तो अब देख लेते ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ऑप्शन नंबर आपको एक में ही दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन होगा तो हम लोग प्रतिध्वनि सुनेंगे। और हम ये भी लिखाए, ये भी आपको समझाएं कि प्रतिध्वनि का प्रयोग हम समुद्र की गहराई मापने में, ऊंचाई मापने में और किसी तरंग के द्वारा
हम भेजते हैं वहां तरंग, और वो कितना देर में वो लौट के आता है, इस लौट के आने के बाद ही हमको पता चल सकता है इसकी चाल कितनी थी, या इसकी डेप्थ कितनी है, या इसकी ऊंचाई कितनी है। सब के लिए हम लोग ध्वनि तरंगों का परावर्तन गुण का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग 883 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।